नाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इंडियन इकॉनमी, जो कि हम लोग यहाँ पे रमेश सिंह की बुक से देख रहे हैं। तो 7th चैप्टर है ये, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको सीरियस हो जानी है। इससे पहले वाली भी चैप्टर जो 1991 की हम लोग LPG रिफॉर्म देखे थे, आई होप कि आप लोग वो सारे लेसन्स देखते आ रहे हो, क्योंकि एक कॉन्टीन्यूटी के साथ अगर आपका रहेगा तो आपको इकॉनमी में कोई भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस लेसन देखकर ही आप नेक्स्ट लेसन देखने की कोशिश कीजिए, ओके। क्योंकि मैं प्रीवियस लेसन में जिस टॉपिक को समझाती हूँ डिटेल में, उसको मैं कंटिन्यू नहीं करती। इससे क्या होगा कि इकॉनमी में क्या होता है कि हर एक बातों को आपको समझना होता है। तो अगर आप पहले का लेसन नहीं देखे हो तो कुछ तो मिस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग प्रीवियस लेसन देखो ज़रूर। तो यहाँ पे चैप्टर 7 है, जिसमें कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेशन। ये टॉपिक आई होप कि आप लोग जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो या फिर अभी भी कर रहे हो तो इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर सुनते होंगे, और बिजनेस साइकिल क्या है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझने को है, जानने को है, और काफ़ी कुछ न्यू आपको लोग को यहाँ पे इकॉनमी की जो कॉन्सेप्ट है ये मैं बताऊँगी। सेक्शन ए है। सेक्शन ई में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, होता क्यों है इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत वेरिएंट है इन्फ्लेशन की, हर एक को समझना ज़रूरी है। आराम से समझेंगे। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखेंगे इन्फ्लेशन में, जो टर्म्स को ज़रूरी है समझना। फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, ये सबसे बड़ी बात है। फिर बेस इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इंडिया में क्या हालचाल है, इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, WPI, CPI, और वन ऑफ द फेवरेट एरिया होता है UPSC प्रीलिम्स में, स्टेट PCS की प्रीलिम्स में। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। सेक्शन बी है, जिसमें कि कुछ एक्सटेंशन आप देखोगे इन्फ्लेशन टॉपिक का ही, कुछ नेक्स्ट लेवल की। यहाँ पे जो डिप्रेशन है, रिकवरी, बूम, रिसेशन, अभी टेक्निकल रिसेशन की बात थी, और 2021 में भी आपने देखा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया, ग्रोथ रिसेशन, डबल डिप रिसेशन। तो ये क्या है कि एक नेक्स्ट लेवल इन्फ्लेशन का ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज के डेट में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इन्फ्लेशन, ठीक है। सेक्शन ए में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि इस बुक को मैं वर्ड टू वर्ड नहीं आपके साथ डील करने वाली हूँ। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं यहाँ पे डील करूँगी। नहीं तो पता चला कि वर्ड टू वर्ड पढ़ाते रहेगी और ये बुक आपका लिमिटेड टाइम में कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो हम लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू चल रहे हैं, तो उसी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इन जनरल टर्म समझिए कि इन्फ्लेशन क्या है। कई बार आप सुनते हो, न्यूज़पेपर उठाओ, इकॉनमी के सेक्शन में आप आओ, आपको इन्फ्लेशन दिख जाएगा। क्या है इन्फ्लेशन? देखिए, अगर लेमन लैंग्वेज में मैं समझाऊँ तो प्राइस का लेवल बढ़ जाना, जनरल लेवल जो प्राइस की होती है ना। जैसे मान लो आप पोटैटो खरीद रहे हो, ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ पे शॉपिंग कराती हूँ। तो शॉपिंग वेजिटेबल्स में पोटैटो खरीद रहे हो, एक दिन आपने 12 रुपीज़ पर केजी खरीदा, 4 दिन बाद आप मार्केट गए, आपको पता चला ये 20 रुपीज़ पर केजी हो गया। फिर आप नेक्स्ट डे आप गए, आपको पता चला ये 25 रुपीज़ हो गया। फिर आप 4 दिन के बाद गए, आपको पता चला 80 रुपीज़ पर केजी हो गया। अभी इसकी प्राइस जो है ना, वो आप देख रहे हो कि एक महीने में ही कहाँ 12 रुपये पर केजी से 80 रुपये पर केजी हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे जो प्राइस की लेवल है, एक जनरल लेवल है, वो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ होते जा रहा है। तब इसको कहा जाता है ना कि इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन की टर्म यहीं पे निकल कर आ जाती है। लेकिन अभी भी रुकिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ गई तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन कह देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगी, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे कमोडिटी की कुछ रेंज है, उसमें मिला जुला कर हम लोग कह सकते हैं। जैसे ओनियन की प्राइस आप लोग देखो, प्याज की प्राइस हर एक समय आता है एक साल में जब 200 रुपये किलो हो जाते हैं, 180 रुपये किलो हो जाते हैं। तो बस उस समय जब ओनियन की प्राइस जो आपका इंक्रीज़ होता है, तो क्या उसको हम लोग इन्फ्लेशन कह सकते हैं? क्या उसको इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। आप लोग देखो, उसके साथ साथ ना और भी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। अगर आप ओनियन की प्राइस बढ़ गई है तो आप लोग भी देखते हो कि जब रेस्टोरेंट आप लोग जाते हो खाने पीने के लिए, वहाँ पे भी ना 2 काम होता है, या तो प्याज देना ही बंद कर देते हैं वो लोग, या तो वो प्याज देते हैं तो वो लोग भी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। दूसरा आप देखोगे कि सबसे सिंपल, गुपचुप खाने जाते हो, जब प्याज की दाम बढ़ती है ना, तो ये लोग जो है गुपचुप में से उसके जो मसाले होते हैं उसमें से प्याज सबसे पहले गायब कर देते हैं, क्योंकि वो तो प्राइस बढ़ा नहीं सकते, उन्हें तो 10 में 2 या 3 ही या 5 ही देना है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकते। लेकिन वो क्या करते हैं, प्याज गायब कर देते हैं। तो आपको 2 तरीके का देखने को मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि होटल में खाना महंगा हो जाता है, या फिर आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हो, इसमें ओनियन पड़ता है, इसमें आप लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी दाम बढ़ जाते हैं।
इस सब की भी प्राइस जो है बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ ओनियन का इस्तेमाल होने लगता है, जब ओनियन की प्राइस बढ़ जाती है तो इससे रिलेटेड आपके सामान की भी, कुछ खाने पीने की भी, रेस्टोरेंट की, ये सब में आपकी प्राइस बढ़ जाती है। तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन अराइज हो गई, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया और उसके बढ़ने के कारण जो है हमारे देश में उसका इफेक्ट और भी जगह देखने को मिल रहा है। फाइन, तब इसको कहेंगे कि हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि एक गुड की अगर दाम बढ़ जाती है तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहते, इसको इन्फ्लेशन तभी कहते हैं जब मोस्ट गुड्स की दाम बढ़ जाए। फाइन, अब देखिए, जब प्राइस, तो ये मैं बढ़ने की बात कर रही हूँ, जिसे हम लोग इतना ब्यूटीफुल नाम देते हैं इन्फ्लेशन, लेकिन यही प्राइस कम हो जाए, जो आप लोग 50 रुपीज़ पर केजी ओनियन खरीदते हो, मान लो आपको 12 रुपीज़ पर केजी मिले, ये घटते ही जा रहा है। इसके साथ साथ पोटैटो की भी दाम घटती ही जा रही है, टोमेटो की भी दाम यहाँ पे घटती ही जा रही है। जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है जिसमें कि एक जनरल लेवल जो प्राइस की है वो अगर फॉल हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन और डीफ्लेशन। देखिए, अब दो वर्ड है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद और डेंजर वर्ड आने वाले हैं। ओके, तो आप लोग नोट डाउन करते रहो कि एक एक मैं जनरल एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, वो बस याद रखना है। इन्फ्लेशन क्या हो गया? जनरल लेवल जो प्राइस का है वो इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या अंतर है। डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का उल्टा आपको डिसइन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डिसइन्फ्लेशन अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है ना, कि अगर डिसइन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हमारे देश में आ गई तो हमारे इकॉनमी के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जनरल प्राइस कम हो जाते हैं, तो आपको तो अच्छा लगता होगा कि सस्ते दाम में सारी चीज़ें खरीद लो, किसको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो डिसइन्फ्लेशन जो है वो हम लोग को, कंज्यूमर को बहुत अच्छा लगता है, हम लोग की परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इट मीन्स कि जब बिग बिलियंस डे आती है फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में जब आती है, तो आप लोग क्या करते हो? खरीदते हो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि सबकी प्राइस कम होती है, जो जनरल आपको पूरे एक साल आपको प्राइस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि आप खुश हो गए, आप कंफर्ट लेवल पे हो, यानी कि उस समय डिसइन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन वही अगर डिफ्लेशन की बात करूँ ना, तो ये हमारे इकॉनमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस डाउन होते ही जाता है और इसके कारण स्लो डाउन जैसी सिचुएशन हमारे देश में आ सकती है और इवन रिसेशन भी हमारे देश में आ सकता है। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक टेक्निकल वर्ड है, कहने का मतलब है कि जब कंसेक्यूटिव 2-3 क्वार्टर अगर हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन होते जाए तो रिसेशन लाइक सिचुएशन आ जाती है। और रिसेशन जहाँ पे भी आता है, जैसे आप अभी पेंडेमिक में देखो, हमारी सारी चीज़ें बंद थी, यानी कि हमारी इंडस्ट्री बंद थी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, जिसके कारण कोई लोग काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठप हो गई थी हमारे देश में। इसके कारण क्या हुआ था कि सारी चीज़ों की प्राइस जो है, प्राइस तो सारी चीज़ों की नहीं थी, लेकिन हाँ, हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गए, तो इसके कारण हमारे यहाँ टेक्निकल रिसेशन कहा गया। 2 कंसेक्यूटिव आपका क्वार्टर, एक क्वार्टर में कितने महीने होते? तो 3 महीने होते। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और हमारा हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? तो 1 जनवरी से। तो ये याद रखिएगा। तो 1 अप्रैल से जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो अप्रैल, मई, जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हमारा सेकंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो गया। जनवरी, फेब एंड मार्च, ये हमारा फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो पूरा एक फिनेंशियल ईयर में आपको 4 क्वार्टर देखने को मिलेंगे और एक क्वार्टर में आपका 3 महीने आते हैं। तो 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने में जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो जाती है, तब इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, और रिसेशन क्या हो गया कि मान लीजिए कि 9 महीने या फिर पूरे 12 महीने हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, इकोनॉमी हमारी यहाँ पे ग्रोथ कम हो जाए, तो उसको रिसेशन कहते हैं। और रिसेशन कहीं से भी इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ कम नहीं होना चाहिए, प्राइस कम हो रहे हैं। डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है ना, लेकिन उसके कारण ग्रोथ कम नहीं हो रहा है। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है कि जब प्राइस कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इट मीन्स कि डिसइन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर आवर इकॉनमी, इज़ गुड फॉर आवर कंज्यूमर, बट डीफ्लेशन ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, इट्स नॉट गुड फॉर आवर इकॉनमी। ठीक है, तो ये 2 बात हो गई, 3 वर्ड हो गए। इन्फ्लेशन मतलब कि जनरल लेवल ऑफ प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। डिसइन्फ्लेशन जिसमें कि आपका प्राइस लो होता है लेकिन कंज्यूमर के लिए वो बेनिफिट है, इसके कारण जो है हमारी इकॉनमी के लिए बेनिफिट होता है। डिफ्लेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट की दाम यहाँ पे कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, जिसके कारण हमारी इकॉनमी जो है वो डाउन हो जाती है और रिसेशन लाइक सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो दिस इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ए गुड फॉर आवर इकॉनमी। ठीक है,
अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, इट मीन्स कि जिस रेट से हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है या फिर घटती है, इस चीज़ को भी तो हम लोग को मेज़र करना होगा ना। कैसे हम लोग कह देते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन आ गई या फिर इन्फ्लेशन घट गई, बस इस चीज़ से कि हाँ प्याज की दाम बढ़ गई या फिर दाल की दाम बढ़ गई, इस चीज़ से हम लोग अंदाज़ा लगा लेते क्या? नहीं। तो अब वक्त आता है ये समझने के लिए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। तो देखिए, दो कॉमन टाइप है। एक तो होती है यहाँ पे WPI, जिसे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और सेकंड है CPI, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतने लंबे चौड़े हिसाब से ये आपका जो है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया। छोड़िए इसे रटने की और इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, क्यों ऐसा है कि इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो दोनों टाइप से आपको बताया जाएगा, 1970 के पहले का क्या सिचुएशन था और 1970 के बाद का क्या सिचुएशन था। तो अगर एक चीज़ भी आप समझ सकते हो तो समझ जाओ। इन्फ्लेशन जो होता है ना, इसके पीछे दो ही कारण हैं। या तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, समटाइम्स आप देखते होंगे कि आपकी डिमांड बढ़ जाती होगी, आपके हाथ में अगर पैसे आने लगे ना तो आपको लगता है कि चलो चीज़ ये भी खरीद लेती हूँ, ये भी खरीद लेती हूँ, सैंडल भी अच्छे लग रहे हैं, मैचिंग पर्स भी ले लेती हूँ, है कि नहीं। अगर मार्केट निकलते हो तो फिर तो सारी चीज़ें सस्ती लगती है अगर हाथ में पैसे। तो समटाइम्स ऐसे देखने को मिलता है कि लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, और जब लोगों की डिमांड बढ़ गई तो इट मीन्स कि उस तरीके का अगर सप्लाई नहीं होता है मार्केट में, मान लीजिए कि आपको कुर्तीज़ पसंद आई या फिर लोगों को सूट सेट पसंद आया, लेकिन उस तरीके का आपको 5 चाहिए, लेकिन 5 नहीं है मार्केट में, सिर्फ 2 है। तो क्या हो गया, आपकी डिमांड बढ़ रही है लेकिन मार्केट में आपको वो प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, वो सामान, वो गुड्स देखने को नहीं मिल रहा है। तब इसमें क्या होता है ना कि तब इसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट मीन्स कि लोगों की डिमांड बढ़ गई है, वही सेम लेवल ऑफ सप्लाई हो रहा है। मान लीजिए कि 5 जो है यहाँ पे क्रॉकरी सेट आपका हर एक महीने ये आपका सप्लाई होता था एक मार्केट में, और ये 5 महीने से यही हो रहा है। लेकिन छठे महीने क्या हुआ कि 5 क्रॉकरी सेट आया, लेकिन इसमें से आपकी डिमांड थी कि 8 आपको खरीदना है, तो 5 तो आप ले लिए, चलिए ठीक है, सेम लेवल ऑफ सप्लाई इस महीने भी हुआ, नेक्स्ट महीने भी सेम लेवल हुआ, 5 ही यहाँ पे आया, लेकिन उस समय आपको 6 चाहिए। ठीक है, तो आप 5 खरीद लिए, उस समय 3 नहीं खरीद पाए, तो अभी आप फिर से 5 खरीद लिए, फिर आपका एक यहाँ पे बैकलॉग हो गया। तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसा आप देखो कि जब आपका डिमांड बढ़ते जा रहा है लेकिन सप्लाई उसी रेट से, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तब इसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरी क्या होती है ना कि समटाइम्स आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि कॉस्ट बढ़ते जा रहा है लेकिन आप उसी हिसाब का प्रोडक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हो। और किसी भी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट बढ़ते जा रहा है ना, तो उसके पीछे 2 रीज़न होता है। या तो उस प्रोडक्ट की जो रॉ मटेरियल होती है जिससे कि वो प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी प्राइस हाई हो जा रही है, और जो वेजेस है वो यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका इनकम है वो ज़्यादा, इनकम तो नहीं, इसे मैं जो वेजेस है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि डेली वेजेस पे जो लोग रहते हैं, हिंदी अभी मुझे सडन याद नहीं आ पा रहा है। तो रॉ मटेरियल की प्राइस अगर बढ़ गई तो इससे इसका क्या अल्टीमेटली सॉल्यूशन होता है, इससे क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब यहाँ पे प्राइस प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जा रही है, तो क्या हो रहा है कि अब आप ख़रीदने में सहमत नहीं हो। पहले क्या था कि मान लीजिए कि टोमेटो जो है वो 20 रुपये पर केजी था, आप आराम से ख़रीदते थे, खाते थे, ठीक है, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ समय से आप देखो कि ये 40 रुपये पर केजी हो गया, अभी आप देखो 80 रुपये पर केजी हो गए। तो क्या होता है ना कि हम लोग छोड़ देते हैं, चलो ठीक है टोमेटो नहीं खाएंगे, अभी क्या हो गया, 2 महीने नहीं खाएंगे, फिर सस्ते होंगे तब खाएंगे। तो इस तरीके से चलता है। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। इट मीन्स कि प्रोडक्ट की दाम ऐसे बढ़ते जा रही है जिसके कारण जो है मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, लोगों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, पूरी इकॉनमी जो चलती है ना वो बस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती है। अगर ये नॉर्मल है, जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन की जो डिमांड है, अगर वैसी सप्लाई हमारे मार्केट में हो रही है, तब तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तब तो इकॉनमी में जो इतने सारे वर्ड्स है, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो समझना पड़ रहा है आपको, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, आगे ना जाने अभी रिसेशन, और कितने भारी भरकम शब्द है अभी आगे, तो ये सब समझने की और इसकी एग्जिस्टेंस होती भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है कि समटाइम्स डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, समटाइम्स सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाता है, डिमांड नहीं हो पाता है उस हिसाब का। मार्केट में आपको प्रोडक्ट्स फ्लडेड देखने को मिलेंगे, सामान भरे पड़े हैं लेकिन लोग खरीद ही नहीं रहे, ये भी अलग एक प्रॉब्लम है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी बढ़ता है और घटता है, तब वो इन्फ्लेशन आ जाता है। जब लोगों की डिमांड बढ़ गई तो इट मीन्स कि ये आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। जब सप्लाई यहाँ पर आपका कम हो गया, और यहाँ पे सप्लाई अगर किसी भी प्रोडक्ट का कम हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि उसकी मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है। तब क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। तो ये 2 तरीके की इन्फ्लेशन है जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसी के कारण डिमांड और सप्लाई के मिसमैच के कारण जो है ना इन्फ्लेशन होता है। तो ये आप समझ गए, आपको आंसर मिल गया कि क्यों इन्फ्लेशन होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट 1970 के बाद भी बताया गया है कि यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज देखने को मिला 1970 के बाद। 1970 के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में थोड़ी सी स्थिरता आने लगी, चीज़ें ठीक होने लगी, एग्रीकल्चर जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो रही थी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, लोगों को यहाँ पे जॉब मिलने लगे थे, काम होने लगा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर जो है वो कंज्यूमर के पास आने लगे थे। जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के लोगों के पास जो है ना खाने तक के पैसे नहीं होते थे, बहुत गरीब हो चुकी थी। हमें जो है ना ब्रिटिश ने कुचल के रख दिया था, हर चीज़ से हमें जो है ना बिल्कुल से बर्बाद करके गए थे। वो तो गए नहीं थे हमारे द्वारा, तो उन्हें भगाया गया था, तो ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग, जो आपका 5 ईयर प्लान है जो पहले आप पढ़ते हो, प्लानिंग कमीशन के द्वारा हर एक 5 ईयर प्लान लाया जाता था, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे हर एक सेक्टर में ग्रोथ होने लगा। तो ग्रोथ होने लगा तो 1970 के बाद तक क्या हुआ ना कि हमारी जो लोगों की इनकम थी वो बढ़ने लगे, क्योंकि हर एक लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्टिव हो गए, कुछ ना कुछ करते थे अपने गुजारे के लिए, तो उनके पास पैसे आने लगे। और जैसे ही पैसे आने लगेगा तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, आप अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी जगह रहो, अच्छी तरीके से आप आना जाना करो। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या होता है कि एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर कंज्यूमर की बढ़ गई। वही सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो उसी हिसाब से हो रहा था, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था 1970 के पहले, वैसे ही हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ ना कि अगेन लोगों की डिमांड बढ़ गई, यानी कि ज़्यादा पैसे आने लगे, लोगों की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई उसी हिसाब से। तब इसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है ये वही चीज़ें हैं कि आप देखो कि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, लोगों की वेजेस की कॉस्ट बढ़ गई है, इसके कारण सप्लाई जो है वो कम हो गया है। तो उसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट्स की जो दाम है वो बढ़ जाती है। तो ये आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कि मेज़र्स, यानी कि हम लोग जो है क्या क्या मेज़र्स यहाँ पे अपनाते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन को चेक कर सकें। तो इन्फ्लेशन को चेक करने का अभी भी मैं बताई कि हम लोग 2 ही तरीका देखते हैं। एक तो डिमांड साइड देखिए कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कितना डिमांड है लोगों की, और दूसरी सप्लाई देखो कि हमारे यहाँ किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री कितनी बूस्ट है, कितना अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इट मीन्स कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है उस देश में है। अगर जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी, इट मीन्स कि अपने देश के जो लोग हैं ना उनकी नीड तो आप फुलफ़िल कर पा रहे हो, चाहे आप एक टाइम के लिए एक्सपोर्ट ही क्यों ना करो। बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो अपनी जनता के लिए सोचती है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जितना मैन्युफैक्चर करती है उनके देश के लोग ही उसको खपत कर देते हैं, ठीक है। तो ये बातें होती है। तो डिमांड साइड मेजर्स देखते हैं हम लोग कि हाँ, हमारे देश में जो हम लोग कहा जाता है कि इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, तो क्या उस हिसाब से हमारे देश में जो डिमांड है लोगों की, तो डिमांड भी वैसे ही होगी। आप देखते हो कि पीने का पानी हो गया, चाहे रहने के लिए पक्का हाउस हो गए, या फिर बेसिक एजुकेशन हो गई, या फिर हेल्थ सर्विस हो गई, हर एक चीज़ में आप देखो कि हमारे देश में जो है इन सारे डिमांड की कमी नहीं है। तो डिमांड साइड से मेज़र किया जाता है कि क्या जो लोगों की कमी है, यहाँ पर डिमांड है, वो कितना फुलफ़िल हो पा रहा है, ठीक है। सो सेकंड चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि सप्लाई साइड मेज़र। मान लीजिए कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छी है, मेक इन इंडिया हमारा एकदम टॉप पे चल रहा, बूम, सारी प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दाम पे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और मार्केट तक पहुँच रही है। लेकिन क्या करेंगे उस सारे प्रोडक्ट का जब हमारा डिमांड ही नहीं है, हमें मन ही नहीं है खरीदने का। 2 रीज़न है हमारे पास मन नहीं है खरीदने का। एक तो जो क्वालिटी है हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का, वो हमारे जो डिमांड है उसको मैच नहीं कर पा रहा है। और सेकंड है कि हमारे पास भैया पैसे ही नहीं है। जब पैसे नहीं है तो हम लोग खरीदेंगे क्या, है कि नहीं। तो अगर सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है तो वो भी हमारी इकॉनमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप देखते हो कि जब सप्लाई ज़्यादा होने लगती है ना तो प्रोडक्ट की दाम कम होने लगती है, क्योंकि हर एक लोग चाहते हैं, हर एक दुकानदार चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट किसी तरीके से बिक जाए, ठीक है। तो ये होती है कि सप्लाई साइड भी हम लोग मेज़र करते हैं कि क्या हाल चाल है इन्फ्लेशन का। और अगर थर्ड पॉइंट देखूं तो ये होता है कॉस्ट साइड मेज़र। बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट को मेज़र करते हैं, बट दिस पॉइंट इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। बेसिकली आपको बस इतना ही समझना है कि डिमांड साइड मेज़र किया जाता है और सप्लाई साइड मेज़र की जाती है, ठीक है। अब समझिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डेंजर वर्ड, बट उसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, डिफरेंस समझते जाइएगा हर एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन की टाइप देखेंगे, पहले लो लेवल ऑफ टाइपिंग देखेंगे, उसके बाद थोड़ी हाई लेवल देखेंगे, उसके बाद फिर डेंजर लेवल देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग टाइप देखें, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने तरीके की इन्फ्लेशन होती है। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन क्या है कि सिर्फ पैसे की, प्राइस की लेवल बढ़ जाना, लेकिन इसमें भी बहुत वैरायटी है, ठीक है। तो उसको समझिए। सबसे पहले लो इन्फ्लेशन, यानी कि एकदम कम। अब ये लो इन्फ्लेशन क्या होता है, इस तरीके की जो इन्फ्लेशन होती है ना वो स्लोली बढ़ती है, मतलब कि एक्सट्रीमली स्लोली, और काफ़ी लॉन्गर पीरियड तक आपको देखने को मिलेगा।
और लेकिन इसकी जो रेंज है ना इंक्रीज़ होने की, वो आपका बस सिंगल डिजिट में है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि एक समय ऐसा था कि जब 1% ग्रोथ है, फिर धीरे धीरे मान लीजिए कि 1% यहाँ पे 1 रुपीज़ है किसी भी चीज़ का दाम। कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए पेन है, कोई पेन आप खरीदते हो तो उसकी प्राइस 1 रुपीज़ है। ये धीरे धीरे बढ़ते गया, 10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि इसी पेन की प्राइस 10 रुपीज़ हो गई, सॉरी 9 रुपीज़ हो गई, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में ही बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि सिंगल डिजिट में ये आपका जो है प्राइस बढ़ते जा रहा है, जो कि आज भी आप फील करते हो कि स्कूल के टाइम में जो आप लोग पेन से लिखते होंगे उसकी प्राइस क्या थी और आज के डेट में प्राइस क्या थी। अब अग्नि आईसी जेल पेन को छोड़ के, क्योंकि वो यूनिवर्सल प्राइस सेट है, मुझे ऐसा लगता है उसकी प्राइस कभी नहीं बढ़ने वाली। तो कुछ पेन की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, हालांकि सब पेन की प्राइस नहीं बढ़ती है, लेकिन एक मैं कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग पीरियड में जब रेंज ऑफ जो इंक्रीज़ होती है वो सिंगल डिजिट में ही होती है, तब इसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। लो इन्फ्लेशन कम आपको वर्ड देखने को मिलेगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब आप कोई और ऑथर की बुक को रेफर करते हो। क्रीपिंग खुद में ही कहा जा रहा है कि रेंग रेंग के यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेंग रेंग की किसी भी सब ऑब्जेक्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। तो हर एक टाइम आप देखो कोविड के बाद तो आप लोग देख सकते हो कि भाई छोटी सी छोटी चीज़ की भी प्राइस बढ़ चुकी है। कहाँ कुछ आप अगर परफ्यूम अगर आप लोग 500-600 में लेते थे, तो आज के डेट में वही परफ्यूम आप लोग को 900 से 1000 के रेंज में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ चुकी है। तो ये क्या है, ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है कि बहुत ही धीरे तरीके से ये आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भी ये यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए कि 6 मंथ की हम लोग जो है इन्फ्लेशन रेट देख लेते हैं, मंथली इन्फ्लेशन रेट 6 मंथ की। तो फर्स्ट मंथ में ये आप देखो 2.3 है, सेकेंड मंथ में 2.6 हो गया, थर्ड मंथ में 2.7 हो गया, फोर्थ में 2.9 हो गया, फिफ्थ में 3.1 है, सिक्स में 3.4 है। तो ये आप लोग देख सकते हो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 1.1% से ये जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है ये बढ़ते जा रहा है। इट मीन्स कि एकदम घसीट घसीट के एकदम रेंग रेंग के ये आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से समझ के एकदम रेंगते हुए इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन। सेकेंड इन्फ्लेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जिसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या हो गया, ये बहुत हाई इन्फ्लेशन है, ठीक है, एकदम हाई। इट मीन्स कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाना कि डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में, यानी कि 20% हो गया, 200% हो गया, इस हिसाब से जो है इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, एक्चुअली ये हमारे देश में अभी तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। इतने ज़्यादा रेट से जो है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कभी बढ़ता नहीं है। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ आप देखो कि 4+ है। इट मीन्स कि माइनस यानी कि आपको लो लेवल ऑफ जो इन्फ्लेशन जाना चाहिए वो 2 जाना चाहिए, और मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन जाना चाहिए वो 6। इट मीन्स कि हम लोग इसी के इर्द गिर्द जो है अपनी इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा जो है सिंगल डिजिट में ही होता है, डबल डिजिट कभी कभी देखने को मिलेगा, हार्डली मुझे तो याद भी नहीं है और ट्रिपलेट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो ऐसा इन्फ्लेशन हमारे देश में नहीं देखने को मिला है, इसलिए इसके बारे में आप कभी सुनते नहीं होंगे। थर्ड है यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर मतलब कि आप लोग समझ ही रहे हो कि और ज़्यादा और तेज़ी से, इट मीन्स कि लार्ज और एक्सेलरेटिंग, बहुत ही तेज़ी से अगर यहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा ओवरनाइट यानी कि रातों रात अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है वो शूट अप कर जाए। जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपीज़ की यहाँ पे धनिया पत्ता है, ठीक है, धनिया पत्ता आप लोग लेते हो 10 रुपीज़ की, और रातों रात पता चला कि 100 रुपये में आपको धनिया पत्ता मिल रहा है। तो इसको क्या हो गया कि भाई ये तो हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। मतलब कि एक ये आपके सोच से पड़े, एक्सपेक्टेशन से पड़े, ऐसा आप सोच सकते हो कि वैसा अगर कुछ प्राइस बढ़ जाता है सामानों की तो उसको हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि जर्मनी की हालत, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस समय जर्मनी की हालत देखने लायक थी। 1923 के एंड तक क्या हुआ था कि जो 36 बिलियन टाइम्स देखने को मिला था कि लास्ट 2 ईयर्स में जो यहाँ पे प्राइस की लेवल थी उससे 36 बिलियन टाइम्स जो है ज़्यादा प्राइस बढ़ गई थी। हर एक चीज़ की दाम जो है बढ़ चुकी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो इस तरीके से आप सोचो कि एक वॉर होने से एक देश जो है ना वो 10-20 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ तहस नहस हो जाती है। तो यही चीज़ें है कि हाइपर इन्फ्लेशन का सबसे अच्छा उदाहरण यही आपको देखने को मिलेगा। कुछ और वेरिएंट देखते हैं। इतने से पेट नहीं भरा, ठीक है, ये तो लो लेवल का हो गया। लो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है और हाइपर इन्फ्लेशन है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे आप देखो कि प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है लॉन्गर पीरियड में, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्रीपिंग है। और अगर यहाँ पे आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई है, वेरी हाई तरीके से बढ़ गया है, तो इसको हम लोग गैलोपिंग कहेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई और एक्सेलरेटिंग है, तेज़ी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये रातों रात बढ़ गया, तो उसको हम लोग हाइपर कहेंगे। ठीक है, आई होप कि ये भी आपका 3 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ और वेरिएंट है इन्फ्लेशन का, जिसमें कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे ये इन्फ्लेशन आपका देखा जाता है कि जो सप्लाई साइड है ना, वो ड्रास्टिकली यहाँ पे फॉल हो गया, अचानक से सप्लाई बंद हो गया। मान लीजिए कि वेजिटेबल्स की सप्लाई जो है 2 दिन अचानक से बंद हो जाए, तो क्या होगा? हमें तो वेजिटेबल्स चाहिए क्योंकि हम लोग तो रोज़ खाते हैं, लोगों की डिमांड तो वैसे की वैसी है, लेकिन सप्लाई ड्रास्टिकली एकदम कम हो गया। इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन। यस, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब इन्फ्लेशन आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन लेसन कंप्लीट होगा ना, तो मैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी कि देखिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो साथ ही साथ जो जो टॉपिक हम लोग देखते जाएंगे इकोनॉमी की, वो सारी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते जाऊँगी, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कुछ गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है लिस्ट में और एक्सक्लूड किया जाता है। टाइम टू टाइम ये देखने को मिला है कि कुछ सामान को इन्फ्लेशन के लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है और कुछ सामान को बाहर रखा जाता है। तो पहले अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो कोर इन्फ्लेशन का प्राइस है ना, वो राइस देखने को मिलता है गुड्स और सर्विसेज में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी और जो फूड आर्टिकल्स है उसको बाहर रखा जाता है। इट मीन्स कि जो एनर्जी है हमारी उसको बाहर रखा जाता है, उसको यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं किया जाता है, और फूड आर्टिकल्स जो है उसको भी बाहर रखी जाती है। हमारे देश में कोर इन्फ्लेशन कब पहली बार यूज़ किया गया? पहली बार यूज़ किया गया था 2000 में। ठीक है, लेकिन ये हमारे इन्फ्लेशन एनालिसिस को जो है बहुत ज़्यादा ये सूट नहीं किया था। तो क्या हुआ कि थोड़ा बहुत समझने के बाद 2015-16 में एक न्यू कोर इन्फ्लेशन जो है, कोर इन्फ्लेशन, इसको लाया गया, जो कि इंडिया में इसको मेजर किया जाता था। लेकिन इस कोर इन्फ्लेशन में हमारे तरफ से आप देखो कि कुछ यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को बाहर रखा गया है, और उसमें क्या है? सबसे पहले फूड है, क्योंकि आपको पता है कि फूड की प्राइस, कभी प्याज देख लो, पल्सेस देख लो, ये सब जो है ना, आज के डेट में टोमेटो देख लो, तो ये सब की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होती है, इसको बाहर रखो। फ्यूल है भाई साहब, आज के डेट में पेट्रोल 100 रुपीज़ है, एक समय था 100 भी पार हो गया था, अब तो कम हुई है थोड़ी। तो ये फ्यूल हो गई, लाइट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गई। तो ट्रांसपोर्टेशन रेट भी आज के डेट में ज़्यादा है क्योंकि फ्यूल की प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कुछ यहाँ पे 5 है, फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 5 है जो कि आज के भी डेट में इसको बाहर रखी गई है। इट मीन्स कि कोर इन्फ्लेशन में हम लोग इसको काउंट नहीं कहते। कोर इन्फ्लेशन में इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसको काउंट किया जाता है, लेकिन इसको बाहर रखा जाता है। बस इतना याद रखना कि कोर इन्फ्लेशन में किस किस गुड्स और सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता? फूड, फ्यूल, लाइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इससे भी भारी भरकम शब्द देखते हैं जो कि अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि इन्फ्लेशन वाले आप अगर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पता होना चाहिए। एक तो कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। क्या हो गया इन्फ्लेशनरी गैप? कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगी। इट मीन्स कि फिस्कल डेफिसिट हो गए। अब ये क्या है? देखिए फिस्कल पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा कि हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में इसको लाया जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैच किया जाता है कि ठीक है, सरकार के पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, उस बेसिस में सरकार को कितने खर्च करने हैं। इट मीन्स कि मेनली यहाँ पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर रखा जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। लेकिन फिस्कल डेफिसिट तब हो जाता है जब रेवेन्यू कम यहाँ पे जनरेट हो और खर्चे सरकार को ज़्यादा करना पड़ता है। और आपको पता है कि हमारे देश की जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा से ही रहती है। इट मीन्स कि हमारे देश में रेवेन्यू सरकार के पास कम आते हैं और सरकार खर्चे ज़्यादा करती है। तो इसको अगर हम लोग देखें कि नेशनल इनकम से अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा जितना हमारे देश का टोटल इनकम है उससे ज़्यादा अगर हमारी सरकार खर्च करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। इट मीन्स कि सरकार बहुत खर्च कर रही है, मार्केट में बहुत पैसा आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक इन्फ्लेशनरी गैप आ गई है। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है? यहाँ पे प्राइस जो है अप हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन ऑफ मनी, क्योंकि सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है तो ज़्यादा सामान बन रहा है, और उसके कारण जो है ज़्यादा कॉस्ट भी आ रहा है उस सामान की। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। ओके, इसी का उल्टा आपको देखने को मिलेगा डिफ्लेशनरी गैप। क्या होता है इसका? इसका मतलब कि सरकार खर्च ही नहीं कर रही है।
ठीक है। इट मीन्स कि फिस्कल सरप्लस है, सरकार अपने पास जितने भी रेवेन्यू आते जा रहे हैं उसको वो सेविंग में डाल दी है। अब सरकार का मूड ही नहीं है कि कहीं पे खर्च करना है। तो अगर सरकार का मूड इस तरीके से बदल जाए तो उस समय हम लोग कहेंगे कि डिफ्लेशनरी गैप आ गया। इट मीन्स कि जितनी नेशनल इनकम है उससे बहुत ज़्यादा ही कम जो है सरकार खर्चे कर रही है। ठीक है, जब सरकार ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगे तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है, और जब सरकार खर्च ही ना करे, पूरा सेविंग में डाल दे, तो उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। इसी के साथ आता है इन्फ्लेशन टैक्स। अब ये इन्फ्लेशन टैक्स होता क्या है? जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कार्बन टैक्स। तो कार्बन टैक्स हम लोग क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, टैक्स क्या होता है? टैक्स तो मुझे ऐसा लगता है ना, एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है। जैसे इंडिया में अगर आप लोग इनकम टैक्स फाइल करते हो तो ये क्या हो गया? पनिशमेंट। मुझे लगता है कि अगर आप जितना ज़्यादा कमा रहे हो ना, तो ये आपको पेनल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा सरकार को। तो ये एक आप लोग समझ सकते हो कि हर एक जगह टैक्स लगाई जाती। कहते हैं ना कि चलो कार्बन टैक्स लगा देते हैं, कुछ टैक्स लगा दो, यहाँ टैक्स लगा दो। इट मीन्स कि उस इंसान को ना पेनल्टी दे दो। टैक्स लगाना एक आज के डेट में, हमारे आज के क्या हमेशा से आप देखते हो टैक्स की चोरी करते हैं, तभी तो लोग टैक्स नहीं पे करना चाहते, क्योंकि जितना कमाया नहीं है उसका कुछ परसेंट जो है सरकार को देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लेशन टैक्स हो गया। इट मीन्स कि अगर किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है और वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस देश के ऊपर जो है टैक्स लगा दो। इट मीन्स कि तब देखो वहाँ पे सब कुछ जो है डिमांड और सप्लाई का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मेंटेन होने लगेगा। तो अगर हम लोग ये देखें कि जो इन्फ्लेशन टैक्स है ना, ये इसको आप लोग देखोगे कि सिग्नोरेज भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है हमेशा आपको उस लेवल पे देखने को मिलेगा जहाँ पे गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए है। इट मीन्स कि यहाँ पे सरकार की एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। तो वहाँ पे क्या है कि उस देश में सरकार खर्चे बहुत ज़्यादा कर रही है और सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे, तो लगाओ इन्फ्लेशन टैक्स। तो इसको हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब आता है इन्फ्लेशन स्पायरल। तो देखिए ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक समझ लीजिए कि एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है इकॉनमी में विच रिजल्ट आउट ऑफ ए प्रोसेस ऑफ वेज एंड प्राइस इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब वेजेस प्रेस प्राइस अप, यानी कि जिस तरीके से लोगों को एक दिन का यहाँ पे रोज़गार दिया जाता है, रोज़गार के साथ उनको जो पैसे दिए जाते हैं, तो मान लीजिए कि एक दिन का यहाँ पे 100 रुपये देना है। ठीक है, तो ये जो वेजेस है ये प्राइस अप हो रहा है, यानी कि मान लो कि हर एक दिन का 105 रुपया देना पड़ रहा है, और प्राइसेस पुल वेजेस अप। इट मीन्स कि इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों के यहाँ पे पैसे बढ़ रही है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल। यानी कि एक तरीके से आप देखो कि ये एक ऐसा टर्म बन चुका है, ऐसा कंडीशन बन चुका है जहाँ पे एक दूसरे से सब लिंक है। इट मीन्स कि अगर वेजेस बढ़ रहा है तो लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसे बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स कि उनका वेजेस बढ़ रहा है। तो ये चीज़ है। ठीक है, इन्फ्लेशन स्पायरल। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है? एक टर्म है काफ़ी पॉपुलर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट अकाउंटिंग में। बेसिकली क्या होता है ना कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कंपनीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं इन्फ्लेशन के कारण। तो जब कोई फर्म्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, कुछ कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, इस तरीके से जब हमारे यहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तब उसको हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या है? तो ये बोनस है जो कि इन्फ्लेशन के द्वारा बोरोवर्स को दिया जाता है, यानी कि बोरोवर्स को मिलते हैं। अगर इन्फ्लेशन आता है ना किसी देश में, या हमारे देश में भी इन्फ्लेशन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको सिर्फ नेगेटिव ही आप देखो। इन्फ्लेशन की पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। तो किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बोनस अगर यहाँ पे मिल जाए बोरोवर्स को, तो इसको हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन प्रीमियम हो गया। जो इंटरेस्ट बैंक चार्जेस करती है लेंडिंग के ऊपर, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। जब आप लोन लेने जाते हो तो उसमें कहा जाता है कि ठीक है आप इतने साल में रिपेमेंट करना विद इतना इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, वो रियल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग नहीं होता है जो कि बोरोवर्स के द्वारा पे किया जाता है बैंक को। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देखा जाता है इन्फ्लेशन प्रीमियम। ओके, तो बस इतना ही समझिए कि हाँ आपको जो है फ़ायदा हो रहा है। इट मीन्स कि बोरोवर्स को जो है इन्फ्लेशन के कारण ज़्यादा बोनस मिल रहा है, तो उसको इन्फ्लेशन प्रीमियम कहते हैं। तो ये सारी बातें रही फिलिप कर्व से, और इसके बाद हमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखने हैं, जैसे कि रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और भी भारी भरकम शब्द है जो कि हम लोग देखने वाले आगे। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतने ही रखती हूँ। वीक में आपको 2 लेसन देखने को मिलते हैं इकॉनमी के, बाकी दिन हमारी विजन आइज की करंट अफेयर्स चलती है। इसके अलावा विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो हर संडे अभी टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ कुछ महीने के बाद। इट मीन्स कि दिसंबर या जनवरी से ही आपका दिसंबर की मिड से मैं हफ्ते में 2 टेस्ट लूँगी, एक वेडनेसडे और एक संडे। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है।
एंड आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आ रही हो। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे इस वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जो कि आप लोग को सब्सक्राइब करनी होगी। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।